साथियों नमस्कार। आप सभी का मेरे इस वीडियो में बहुत बहुत स्वागत है। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए और हो सके तो शेयर भी ज़रूर कर लीजिए, ताकि आप सभी का जिस तरह से सपोर्ट मिलेगा उसी ढंग से मुझे भी मेहनत करने में एक अलग तरह की ऊर्जा मिलेगी, मुझे भी मन लगेगा काम करने में। क्योंकि जैसा कि आप सभी देख रहे हैं कि कंटेंट इकट्ठा करके इतने सुंदर ढंग से रेडी करने में कितना मेहनत लगता होगा, तो आप सभी के सपोर्ट से ही मुझे वो एनर्जी मिलेगा जिससे मैं और भी बेहतर करने की प्रयास करूँगा। तो चलिए आज के इस वीडियो में संगीत के कुछ परिभाषिक शब्दावली हैं, जिसको शॉर्टकट करते हुए आप सभी को एग्ज़ाम पर्पज़ से वीवीआई बनाते हुए मैं डायरेक्ट बताने की कोशिश कर रहा हूँ। और आप सभी खुद से भी किताब से किसी भी अच्छे राइटर के बुक से आप लोग पढ़ते रहें, ताकि आप सबका कंसेप्ट और भी अच्छा बिल्डअप हो पाए। देखिए यह वीडियो उन सभी विद्यार्थियों के लिए ज़रूर काम आएगा जो किसी तरह से महंगे टीचर को नहीं ले सकते, उनको नहीं ज्वाइन कर सकते हैं, तो उन लोगों के लिए ज़रूर काम आएगा। और मैं यह भरोसा दिलाता हूँ कि आप हमारे वीडियो के माध्यम से और थोड़ी बहुत अपनी मेहनत से अगर आप इस तरह से प्रयास करते हैं तो जो स्टेट होने वाला है मार्च में, उसके साथ ही बीपीएससी में आप डायरेक्ट क्वेश्चन बना सकेंगे, कोई दिक्कत नहीं होगा, आप आराम से सफलता प्राप्त कर सकेंगे। और इसका प्रमाण अगर आपको देखना है तो कुछ दिन वीडियो देखने के बाद में और जैसा मैं कह रहा हूँ वैसा करने के बाद में आप बीते दिनों का जो बीपीएससी का जो क्वेश्चन सीरीज है उसको देख करके आप अपना अनुमान लगा सकते हैं। स्टेट भी अगर आप जब देने जाएंगे तो उस समय भी आप अनुमान लगा सकते हैं कि मैं कितने प्रतिशत तक सही बोल रहा हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं। आइए, प्राचीन काल में राग के 10 लक्षण माने गए, जिनमें कुछ आज भी परिवर्तित रूप में प्रयोग किए जाते हैं, जो कि इस प्रकार है। मैं हाइलाइटर लेकर के आप सभी को अच्छे ढंग से समझा देता हूँ। यहाँ पे देखिए मैं इस चीज़ को बता रहा हूँ। प्राचीन काल में राग के 10 लक्षण माने गए, जिनमें कुछ आज भी परिवर्तित रूप में प्रयोग किए गए जो कि इस प्रकार है। देखिए आज जो प्रयोग में लाए जाते हैं, ग्रह की तो चर्चा नहीं है, लेकिन अंश स्वर की चर्चा है, जिसको वादी बोलते हैं। फिर न्यास है, अपन्यास है, साडव, ये साडवत्व अडत्व है। टाइपिंग में थोड़ा सा मिस्टेक है तो मैं साडव अडव ही लिख दिया हूँ, आप सभी समझने की प्रयास करेंगे। और बहुत तो है, मंद्र और तार है। ये जो छोटे छोटे शब्द है आप सभी समझ रहे होंगे। ग्रह स्वर होता है जो किसी भी स्वर के जो मतलब कि गायन होता है, जैसे अस्थाई अंतरा होता है, उसका जो प्रथम भाग होता है जहाँ से शुरुआती होता है जो स्वर, वह ग्रह होता है। अंश स्वर को हम लोग वादी की तरह समझ सकते हैं, जो किसी भी राग के प्रमुख स्वर होते हैं। संवादी भी आगे मैं बताऊंगा, फिलहाल अंश यहाँ पे है तो मैं उसे जोड़ करके बता रहा हूँ। न्यास का भी स्वर होता है, वादी संवादी के बाद जो प्रमुख स्वर होता है उसे। अपन्यास भी उसी ढंग से है। साडत्व है कि 6 स्वरों का प्रयोग हो गया, अडत्व 5 का। और मंद्र और तार वैसे ही जो आप लोग सप्तक में मंद्र में नीचे स्वरों में गाते हैं और तार ऊपर की तरह गाते हैं, इसी तरह से कुछ छोटे छोटे शब्दावली है। ये विशेष कुछ है नहीं, बस आप समझते चलेंगे। गाते बजाते समय स्वरों को ऊपर नीचे ले जाते हुए क्रम को गाना आरोह अवरोह कहते हैं, ये आप समझ ही रहे होंगे। स्वरों के विभिन्न क्रम अर्थात चाल को वर्ण कहते हैं। जो स्वरों का विभिन्न क्रम होता है, जैसे कि हम लोग गाना का आरोह करते हैं, अवरोह करते हैं, ऊपर जाते हैं, नीचे जाते हैं, ये सब वर्ण में आते हैं। इनकी संख्या 4 है। देखिए आपको हम बता ही रहते हैं आरोही और अवरोही। उसी तरह से देखिए अस्थाई स्वर, अस्थाई वर्ण, आरोही वर्ण, अवरोही वर्ण और संचारी वर्ण, 4 तरह के वर्ण होते हैं। अस्थाई वर्ण वो होते हैं जिनमें जैसे कि एक ही स्वर को बार बार हम लोग पुनरावृत्ति करते हैं, जैसे सा रे गा गा करके जो हम लोग प्रयोग करते हैं संगीत में, वैसे स्वरों को अस्थाई वर्ण कहते हैं। आरोही हो गया, जैसे कि हम लोग आरोह करते हैं, सा रे गा म प ध नि करके हम लोग आगे बढ़ते हैं, अवरोह उसका जो घटते क्रम होता है। और संचारी जो होता है, ये जो संचारी है, संचारी का मतलब होता है कि इन तीनों का मिक्स, अस्थाई, आरोही और अवरोही का। वीडियो लंबा हो जा रहा है, मैं थोड़ा सा फास्ट करने की कोशिश करूँगा। जहाँ पे चीज़ें समझाने वाली हैं वहाँ पे मैं ज़रूर रुकूँगा। आप सभी को बता दूँ, नियमानुसार स्वरों की चलन को अलंकार कहते हैं। यहाँ पे दिया हुआ है
अलंकार जो हम लोग जिसको पलटा भी कहते हैं, जैसे गले की तैयारी के लिए या स्वरों की पकड़ के लिए जो हम लोग अलंकार गाते हैं, सारे गा रे गा मा, इस तरह से जो करके होता है, अलग अलग ढंग से अलंकार का हम लोग बनाते हैं। कुछ जटिल भी होता है, कुछ सरल भी होता है, उसी को अलंकार कहते हैं। जब हम किसी स्वर समुदाय के द्वारा किसी राग के चलन या स्वरूप को समझते हैं तो उसे पकड़ कहते हैं। पकड़ को राग के चलन के हिसाब से ही गाते हैं। जैसे मान लीजिए आपको भूपाली गाना है, तो भूपाली में जो स्वर प्रयोग होते हैं जैसे सारे गा पा धा सा, तो ये हम लोग समझ के चलेंगे कि भूपाली में जो स्वर प्रयोग हो रहे हैं बस उसी स्वर के हिसाब से ही हम लोग एक राग का स्वरूप बनाते हैं। एक मतलब उसको समझने की कोशिश करते हैं, एक छोटे स्वर समुदाय में गाने की कोशिश करते हैं, उस स्वरूप को प्रदर्शित करते हैं, जिसे वह राग का वह मतलब स्वरूप उभर के आता है, समझ में आता है कि हम लोग ये राग गाने की कोशिश करें, उसी को पकड़ कहते हैं। आइए आपको आगे बताते हैं। जब किसी स्वर को किसी राग में प्रयोग करने से पूरी तरह बचते हैं उसे वर्जित स्वर कहते हैं। जब कोई स्वर किसी राग में प्रयोग नहीं होता है तो वह वर्जित स्वर होता है, परंतु जब हम किसी स्वर में वर्जित स्वर को राग की सुंदरता बढ़ाने के लिए प्रयोग करते हैं उसे विवादी स्वर कहते हैं। विवादी स्वर कुछ राग में कभी कभार ही करते हैं। जैसे कुछ रागों में कोई स्वर वर्जित होता है लेकिन उसकी सुंदरता बढ़ाने के लिए क्या करते हैं कि एक अलग से एक्स्ट्रा स्वर लगा देते हैं, थोड़े से कभी कभार प्रयोग कर देते हैं, जिससे उस राग की सुंदरता बढ़ जाती है। तो उसी को विवादी स्वर कहते हैं। वर्जित स्वर और विवादी स्वर में यही अंतर होता है। वर्जित स्वर पूरी तरह से वर्जित होता है और विवादी स्वर वर्जित होता है परंतु स्वर की रंजकता बढ़ाने के लिए कभी कभार प्रयोग कर देते हैं। राग के सबसे प्रमुख स्वर को वादी कहते हैं तथा इसका अन्य नाम अंश स्वर और जीव स्वर और प्रधान स्वर कहते हैं। कुछ लोग इसको राग का प्रमुख स्वर होने के नाते इसको राजा की भी पदवी दिए हैं। वहीं राग के दूसरे प्रमुख स्वर को संवादी कहते हैं। इसे कुछ लोग मंत्री भी कहते हैं बोलचाल की भाषा में। तथा वादी संवादी के अलावा लगने वाले स्वर अनुवादी होते हैं। आपको यहाँ पे एक पिक्चर के माध्यम से मैं समझाने की कोशिश किया हूँ, हालांकि इन चीज़ों को मैं आगे भी बताने के प्रयास करूँगा। यहाँ पे देखिए, आप सभी को मैं बता देता हूँ। जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है सारना चतुष्टयी क्या है, तो यहाँ पे ये भी है द 4 एक्सपेरिमेंट ऑफ भरत मुनि ऑन वीणा, यानी कि महर्षि भरत के द्वारा जो वीणा के तारों पर 22 श्रुति के माध्यम से स्वरों की जो स्थापना की प्रक्रिया की गई वह 4 बार में की गई। सारना मतलब क्रिया और चतुष्टयी मतलब 4 बार, यानी कि 4 बार में जो प्रक्रिया की गई भरत के द्वारा वही सारना चतुष्टयी है, जो कि यहाँ पे डायग्राम में आप सभी को दिखाया भी हूँ। जैसे कि उन्होंने 2 वीणा लिया, ध्रुव वीणा और अध्रुव वीणा, जिसे ध्रुव को अचल और अध्रुव को चल वीणा कहा गया। तो उसमें उन्होंने किया क्या कि जैसे कि मान लीजिए यहाँ पे जो अचल वीणा है, जो नॉर्मल स्वर है, उसको रख दिया, ठीक है, और उसके हिसाब से चल वीणा से उन्होंने संवाद कराया। ये आपका चल वीणा है, इससे उन्होंने संवाद कराया और 9 श्रुति के अंतर पर सभी स्वरों को रखने की प्रयास किया। जैसे कि एक प्रथम सरना किया, द्वितीय सरना किया, तृतीय किया और चतुर्थ किया। इन चारों सरना के माध्यम से 22 श्रुति की स्वर स्थापना की 7 स्वरों के अंदर ग्राम के हिसाब से। जैसे कि उन्होंने षडज ग्राम के स्वरों को लिया सबसे पहले, उसमें जैसे कि 17वीं श्रुति पर यहाँ पे देख रहे हैं आप, यहाँ पे 17वीं श्रुति पर अचल वीणा के माध्यम से पंचम स्थापित था, लेकिन सारना करते करते 17वीं से देखिए यहाँ पर प्रथम सारना में आपका जो पंचम है वह 16वीं पर आ गया और इसी को प्रमाण श्रुति कहा गया। यानी कि षडज से फिर मध्यम ग्राम का जब संवाद हुआ, आप देख रहे होंगे, तो जब पंचम 17वीं श्रुति से उतर करके 16वीं श्रुति पर आ गया तो षडज और मध्यम ग्राम के बीच की जो अंतर हुई उसे ही प्रमाण श्रुति कहा गया। इसी सारना चतुष्टयी में यह चीज़ प्रदर्शित हुआ, जो कि आगे मैं आप सभी को उसका परिभाषा भी ऑलरेडी लिखा हूँ, जो दिखाऊंगा। यही जो 4 बार प्रक्रिया हुआ और 22 श्रुति की स्थापना हुई 7 स्वरों के अंतर्गत और षडज ग्राम मध्यम ग्राम के अंतर्गत, उसी को सारना चतुष्टयी कहा गया। तो आगे बढ़ते हैं। स्वरों का व्यवस्थित स्वर समूह ग्राम कहलाता है। मैं हाइलाइटर लेकर के समझा देता हूँ, 1 मिनट।
देखिए यहाँ पे स्वरों के व्यवस्थित समूह ग्राम कहलाता है। निश्चित श्रुति अंतराल पर स्थापित स्वरों का समूह ग्राम कहा गया। ग्राम का शाब्दिक अर्थ गांव से समझ सकते हैं। नॉर्मल हम लोग गांव से समझ सकते हैं, जैसे गांव में लोग रहते हैं उसी तरह से स्वरों का व्यवस्थित समूह, यानी कि एक ऐसा समूह जिसे स्वरों को रखा गया उसे ग्राम कह सकते हैं। तो वहीं लिखा गया है स्वरों का व्यवस्थित समूह ग्राम कहलाता है। निश्चित श्रुति अंतराल पर स्थापित स्वरों का समूह ग्राम कहा गया। ग्राम का शाब्दिक अर्थ गांव से समझते हैं, जिनकी संख्या 3 है। सड़ज है, यह सड़ज लिखे हैं। ये थोड़ा सा हिंदी के हिसाब से देखें तो ये अशुद्ध है, लेकिन टाइपिंग में थोड़ा सा एरर हो रहा था, तो समझने के लिए ये बस सीधा सीधा लिख दिया गया है। तो सड़ज मध्यम गंधार, जिसमें भरत ने मात्र 2 ही ग्राम माने हैं, चूँकि गंधार ग्राम को स्वर्गवासी बताया गया है। ग्राम शब्द का सबसे पहले पारिभाषिक उल्लेख मतंग के विदेशी मतंग कृत लिखा हुआ यहाँ पे मिसटाइपिंग है, मतंग के विदेशी में मिलता है और 1 ग्राम में 22 श्रुति माना गया है। आगे आपको बता दें, गंधार ग्राम का सर्वप्रथम उल्लेख नारदीय शिक्षा में मिलता है तथा विस्तारशील उल्लेख संगीत रत्नाकर में है। गंधार ग्राम का सर्वप्रथम उल्लेख जो होता है उसकी मतलब कि जो बात कही गई है नारदीय शिक्षा में मिलता है, लेकिन उसके विस्तारशील उल्लेख संगीत रत्नाकर में ही मिलता है। गंधार ग्राम का गान अति मंत्र और अति तार में होने के कारण सामान्य मानव की क्षमता से बाहर हो गया, जिसके कारण यह भूलोक पर प्रचलित नहीं हुआ। इस ग्राम का गान विद्वान गंधर्व लोक में मानते हैं, इसी कारण से इन्हें स्वर्गवासी ग्राम कहा गया। ऊपर मैं बताया हूँ कि 2 ग्राम की ही चर्चा भरत ने किया है। गंधार ग्राम को उन्होंने स्वर्गवासी बताया गया, तो इसी कारण से स्वर्गवासी था कि उसका जो गान था वह अति मंद्र सप्तक में और अति तार में होने के कारण सामान्य मनुष्य उसको गाने से असमर्थ थे, जिसके कारण पृथ्वी पर उसका प्रचलन नहीं हुआ। और इस ग्राम का जो गान है विद्वान लोग मानते हैं कि गंधर्व लोक में ही गंधर्व करते थे, तो वह स्वर्ग में ही रह गया, स्वर्ग में ही उसका गान होता है, ऐसा विद्वानों का मानना है। तो वह स्वर्गवासी है, इसलिए उसकी चर्चा उन्होंने नहीं किया था। जब सड़ज ग्राम के पंचम को एक श्रुति उतरने पर मध्यम ग्राम में स्थापित किया जाए, उसी अंतराल को प्रमाण श्रुति कहा गया। प्रमाण श्रुति 16वीं श्रुति पर स्थापित है। इसको भी मैं ऊपर समझा चुका हूँ, आप लोग समझ चुके हैं। तो यहीं पे मेरा वीडियो समाप्त होता है। और वीडियो पूरा देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। फिर से कहेंगे चैनल को सब्सक्राइब करके चैनल पे बने रहे, सपोर्ट करें। बहुत ही अच्छा कंटेंट इस पे देखने को मिलेगा और हर चीज़ वो आपके सपोर्ट पे निर्भर करता है। जैसा सपोर्ट मिलेगा मैं उस ढंग से काम करने का प्रयास करूँगा।